अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, बात करेंगे कि बानी पीटीआई से मुलाकात का मामला अभी तक हल नहीं हो पा रहा। जिन्हें बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त है वो भी पार्टी की सीनियर क़यादत है, और जिन्हें मिलने से रोका जाता है पीटीआई के सीनियर क़यादत के मुताबिक, उनका ताल्लुक भी पीटीआई से है। इवन बानी पीटीआई की अपनी बहनें हैं। ये माजरा है क्या, ये मुअम्मा है क्या? कुछ पर फिल्टर्स लगा दिया गया है और कुछ को इजाज़त है। और जो लोग जाकर मिलते हैं पार्टी की सीनियर क़यादत बानी पीटीआई से, तो वो उनको मना क्यों नहीं करते कि आपका नाम लिस्ट में नहीं है लेकिन आप उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, ये मामला है क्या? और उसके साथ बात करेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सरतोड़ कोशिशों का सिलसिला जारी है। आला हुकाम से मुलाकातें भी हुई लेकिन कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। ब्रेक थ्रू तो नहीं हुआ लेकिन उनकी कोशिशें अपनी जगह पर हैं। लेकिन वो शख्सियात जो बानी पीटीआई की मुश्किलात कम करना चाहती हैं, उनकी रिहाई के लिए कोशिशें हैं, वो खुद इस वक्त सोशल मीडिया के निशाने पर हैं। आखिर सोशल मीडिया पीटीआई से चाहता क्या है? और इसके साथ बात करेंगे कि हुकूमत ने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कायल करने के लिए, ये राम करने के लिए एक सालाना कन्वेंशन का इनेकाद किया। बैरून मुल्क मुकीम ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या इस कन्वेंशन के बाद हुकूमत के लिए जो बैरून मुल्क मुश्किलात पैदा करने में हर वक्त मुतहरिक दिखाई देते थे, क्या यह अब हुकूमत के लिए जज्बा खैर सगाली के तहत एक सफ़ीर का काम करते हुए हमें दिखाई देंगे या नहीं? इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि बानी पीटीआई कहते हैं कि मैंने किसी से नहीं कहा कि आप एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करें। अगर कोई मुज़ाकरात की बात करता है तो उसकी अपनी मर्ज़ी है। अगर बानी पीटीआई मुज़ाकरात के ख़्वाह नहीं हैं तो अपने सीनियर रहनुमाओं को मना क्यों नहीं करते कि फ़िल वक्त आपको किसी से बातचीत की इजाज़त नहीं है? असल माजरा है क्या इस स्ट्रेटजी के पीछे? इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि पीटीआई की सीनियर क़यादत और उसके साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रज़ा खान भी बोल पड़े हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान से मिलने वाले कुछ लोग कंप्रोमाइज्ड हैं। ये क्या माजरा है और कौन कौन से लोग कंप्रोमाइज हो सकते हैं? और इसके साथ आपको बताएंगे कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कल अफ़गानिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं और ये बड़ा ही गैर मामूली अहमियत का हामिल ये दौरा है। और क्या इस दौरे के दौरान जो गैर मुल्की हथियार थे, बिलखुसूस अमरीकी हथियार थे, वो दहशत गर्दों के हाथ लगे और अफ़गानिस्तान में दहशत गर्दों की महफूज पनाहगाहें हैं, क्या उस हवाले से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है? बिलखुसूस उस वक्त जब पाकिस्तान में मुकीम अफगानों को यहाँ से हर सूरत 30 अप्रैल की डेडलाइन मुकर्रर करते हुए उन्हें यहाँ से बेदखल किए जा रहे हैं। तो इन इशूज़ पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ होंगे सीनियर तजज़ियाकार फुलासा साहब, और अब से कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सैयद अली बुखारी साहब। जी कला साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कला साहब, हर हफ्ते अडयाला जेल के बाहर एक मंज़र होता है, हेडलाइंस बनती हैं, उसके बाद बानी पीटीआई की बहनों की मुलाकात नहीं हो पाती, उनको तहवील में रहकर एक महफूज मकाम पर या मोटरवे पर पहुंचा दी जाता है और फिर वो लाहौर रवाना हो जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद जो लास्ट टाइम एक तरीक़ाकार तय किया था पार्टी के अंदर, उसके बावजूद पार्टी के ही कुछ सीनियर रहनुमा बानी पीटीआई से मुलाकात कर लेते हैं। बानी पीटीआई सबसे मिलने को तैयार हैं, लेकिन जो अंदर जाने का मामला है, किसी को इजाज़त मिलती है, किसी को इजाज़त नहीं मिलती। इसी तनाजुर में साहिबजादा हामिद रज़ा भी कहते हैं कि पीटीआई के कुछ लोग कंप्रोमाइज्ड हैं। ये माजरा क्या है? अगर बानी पीटीआई खुद बना क्यों नहीं कर देते? जो लोग बगैर लिस्ट के उनको मिलने चले जाते हैं कि आप मत मिलने के लिए आएँ, लिस्ट को फॉलो करें, लेकिन बाहर उसके एक बड़ा ही मंजर होता है। उमर अयूब साहब हों, दीगर क़यादत हो, वो सारा दिन वहाँ पर पकड़ धकड़ और बड़ा एक आँख मचोली पुलिस के साथ चल रही होती है। ये क्या माजरा है? हाँ जी, आपको बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इन्वाइट किया। 2-3 चीज़ें हैं इस पे जो मुझे समझ में आती हैं। एक तो खान साहब को बड़ा देर से एहसास हुआ है कि मेरी पार्टी के अंदर जो लड़ाई हो रही है, पहले वर्कर लेवल पे होती है, डेमोक्रेटिक पार्टीज़ होती हैं, बंदे को इसमें मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। पार्टीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आते हैं, सोच के साथ आते हैं, आइडियाज़ के साथ होते हैं, एक बड़ी टॉप लीडरशिप के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं और उनकी छोटी मोटी उनका फेयर वर्क चलता रहता है। ये हर पार्टी में छोटी मोटी, मैं आप गिनवा भी सकता हूँ, बाकी पार्टीज़ में भी मतलब इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन आपकी दफ़ा हम देख रहे हैं कि ये लड़ाई जो है ना थोड़ी सी फैल गई है और बड़े लेवल पे फैल गई, जिससे खान साहब को प्रॉब्लम हो रहा है। और खान साहब उतनी बड़ी अपनी पावर नहीं यूज़ कर पा रहे जितनी कि वो एक पॉलिटिकल अपनी फोर्स पे यूज़ करते थे। कि जितने पॉलिटिशियन थे मोस्टली उन पे डिपेंडेंट थे अपने पॉलिटिकल वोट बैंक के लिए जी। उस वक्त और वो जुर्रत नहीं करते थे कि खान साहब की किसी बात को आगे से उनको कन्फ्रंट करें या दीगर चीज़ें करें। हमने 2 साल से देखा है कि फार्मर ये उसके रीज़न्स की वजह से ये जो आपके हमारे वकील भाई जो हैं ये खान साहब के ज़्यादा करीब गए हैं, ये पार्टी के उसमें गए हैं, फोर्ड में गए, और खान साहब को इनकी ज़रूरत भी थी केसेस की वजह से।
अब खान साहब का इनके साथ वो लेवल ऑफ कंफर्ट अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि इन्होंने खान को रिलीफ लेके देना है। जरा डेलिकेट, जरा थोड़ा सा फर्क जहन में रखा है। इन वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, लोअर कोर्ट से खान साहब को या बुशरा साहबा को उन्हें रिलीफ लेकर देना है। रोजाना की बुनियाद पर कोई ना कोई आपने पटिशन उन्होंने डाली। मोस्टली वकील जो है मेरा ख्याल है वो फ्री ऑफ कास्ट काम कर रहे हैं, पैसे नहीं ले रहे। कुछ ने ली है फीस। सब रिलीफ तो फैसल चौधरी साहब ने लेके दिया था। वो कहते हैं मैंने अपने जाती तल्लुकात इस्तेमाल करते हुए अडयाला जेल के अंदर भी रिलीफ लेके दिया। जब उन्होंने रिलीफ लेके दिया तो उनसे कहा जी कि आपके एंट्री पे बैन है, खबरदार आप इस दोबारा है। तो वो साइड पे होकर नाराज होकर बैठे हुए। नहीं, नाराज होकर तो नहीं बैठे, अभी मिल के हैं कल परसों, मेरा ख्याल है वो कल परसों फिर मिल के हैं। लेकिन वो पोजीशन नहीं है, वो पोजीशन नहीं रही। नहीं, उनसे मिले तो है ना जाके पोजीशन। अब उसमें उनसे क्या गलती हुई है, क्या मसला हुआ है, क्योंकि एक और भी तो मसला है कि वहाँ पे बुशरा साहबा जो है वो बाज़ लोगों से वो नाराज़ हो जाती हैं। सलमान अकरम राजा साहब से वो नाराज़ हैं, हमें नज़र भी आ रहा है। सलमान अकरम राजा साहब से कोई मुलाकात नहीं हो पा रही। अब जो सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उनकी बात अगर देख लें, वो कहते हैं जनाब ये जाते हैं दन दनाते हुए मिल लेते हैं। अब उनकी पार्टी चेयरमैन, उसके बाद ये बैरिस्टर गौहर साहब हूँ, अली जफ़र साहब, उनके बारे में अगर पार्टी का सेक्रेटरी जनरल ये कहे कि दन दनाते चले गए, इनका तो नाम ही नहीं था। तो खान साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की, इमरान खान साहब ने, मेरा ख्याल दैट वाज द वाइज स्ट्रेटजी। उन्होंने कहा भाई साहब ये लिस्ट मिस्टर छोड़ें, जो आ सकता है अंदर मिल सकता है कम से कम उसको आने दें। इस चक्कर में ना पड़े कि हमने लिस्टों को फॉलो करना है जी। 20 मार्च के बाद, अगर मैं गलत नहीं कह रहा प्लीज आप करेक्ट मी, सलमान अकरम राजा साहब की कोई मुलाकात नहीं इमरान खान साहब से, जरा जहन में रखें। इस दरमियान में बड़े बड़े लोग मिले, बाबर रहमान साहब मिले हैं, आजम सवाती साहब मिले हैं, अली जफर मिले हैं। से हट के जो दिन था उससे हट के भी उनकी मुलाकातें होती रही। अचानक उन्होंने विजिट किया, मिस्टर सैफ रूटीन से हट कर गए, उनकी मुलाकात भी होती रही। मुझे ये लगता है कि खान साहब जो हैं वो इनसे खुश नहीं है। इन्होंने जो पिछले दिनों उनके साथ झड़प हुई है ना, बैरिस्टर गौहर के साथ हुई है, फिर इन्होंने अली जफ़र साहब के बारे में, फिर इन्होंने उनके बारे में जो कहा है ना, और भी 2-4 बड़े वकीलों के बारे में जाते हैं, दनदनाते हुए चले जाते हैं, उससे खान साहब जो है ना मेरा अनकंफर्टेबल हुए। प्लस सलमान राजा साहब का फिर हम कह सकते हैं पता कट चुका है पार्टी में। इनके पास एक बेहतरीन वे आउट था। असल मसला ये हमारे जो लीडरशिप जो है ना, ये हमारे बड़े लोग जो फेमस लोग हैं, एक होती है टाइमिंग होती है। 3-4 लोग ना अपने टाइम को मिस कर जाते हैं। बाद में वो काम वही करते हैं जो उनको 3-4 महीने पहले कर लेना चाहिए। उस वक्त शायद ज़्यादा उनको ऑनर, डिग्निटी और इज्जत और रिस्पेक्ट मिलती है और एक मॉरल हाई ग्राउंड। मसलन इन्हीं को देख रहे सलमान अकरम राय साहब के पास बेहतरीन मौका था क्विट करने का, जब यहाँ धरने से 26 नवंबर के बाद गए थे और इनको बुशरा साहबा का ने बाद में इनको अच्छी खासी उसमें सुनाई थी। हामिद रजा साहब भी थे, ये भी थे, बाकी पार्टी का लीडर जो इन्होंने टीवी पे खुद भी कहा है कि हाँ जी हमारे साथ उन्होंने सख्त ज़बान इस्तेमाल की। जो उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की मैं टीवी पे नहीं कह सकता क्या कहा उन्होंने, और इन्होंने इस्तीफ़ा दे भी दिया था अगर आपको याद हो। और खान साहब ने बाद में कहा नहीं यार आपने नहीं छोड़ना, फलां नहीं करना। और इन्होंने ये भी कहा था उस वक्त भी हम खान साहब की झाड़ झपटी तो खा सकते हैं, लेकिन खान साहब के उनकी फैमिली के लोग हैं, जिसमें अलीमा खान साहबा भी आपको पता है वो भी आते जाते जी बिल्कुल लोगों को वो करते हैं, सख्त बात कर जाती हैं। फिर बुशरा साहबा के बारे में था तो उनका कहना था जनाब खान साहब की तो हम झाड़ झपटी खाएं, मतलब वो ठीक है, लेकिन खान साहब की उनके स्पाउस और उनके बहनों की हम झाड़ झपटी नहीं खाएंगे। अब खान साहब को 6 ग्रुप से मिलते हैं, 6 के 6 जाके मुख्तलिफ बातें बताते हैं। अब एक बंदा जो जेल में बैठा हुआ है उसकी एक्सेस नहीं है पॉलिटिशियन तक। ये मतलब सारे वकील हैं, मोस्टली वकील हैं 70-80%, एक दूसरे के दुश्मन भी, सियासी दुश्मन भी हैं, मतलब बाहर के इलेक्शन भी लड़ते हैं, एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते। मतलब बाबर रहमान साहब हूँ, हामिद खान साहब हूँ, लतीफ़ खोसा साहब हूँ, अली जफ़र साहब हूँ, बैरिस्टर गौहर साहब हूँ, शोएब शाहीन साहब हूँ, शेर अफजल मरवत साहब हूँ, नेम एनी बॉडी। अब ये सारे बिग नेम हैं जो कि बाहर के इलेक्शन लड़ते हैं, एक दूसरे के मुखालफ में लड़ते हैं और बहुत बड़ी महाभारतें, जंगें लड़ी जाती हैं, पानीपत की 3री 4थी जंग लड़ी जाती है। वो आपकी पार्टी में वो जब जाते हैं अपने मतलब कहानियाँ सुनाते हैं, खान साहब इस पे ट्रस्ट न करना, खान साहब उस पर न करना। खान बेचारा क्या करे भाई, वो तो जेल में अकेला बैठा हुआ है। अब उसके पास कुछ चारा ही नहीं है इन लोगों की, अगर ओपिनियन के बावजूद उसकी वजह से मैच चल रहा है। पार्टी को आपने चलाना है सर, अपने सदर और सेक्रेटरी के जरिए चलाएं। आप अपने वकीलों से जरूर मिले, आपको लेकिन केसेस पे डिस्कशन करें, लीगल इश्यूज पे डिस्कशन करें। पार्टी सर ये डिसिप्लिन में आ जाएगी। मतलब कोई इस वक्त कोई सलमान अकरम राजा साहब से या बैरिस्टर गौहर साहब को कुछ सीरियस नहीं लेता। बिल्कुल ठीक है, लेकिन खान साहब अगर उनको कोई सीरियस नहीं लेता, लेकिन साहबजादा हामिद रजा साहब बड़ा नाम, खान साहब भी उन पर ट्रस्ट करते हैं। अब उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दे दी है कि पीटीआई के कुछ लोग कंप्रोमाइज्ड हैं। यही मतलब है कि वो उनकी वफादारियाँ, उनकी हमदर्दियाँ किसी और के साथ हैं। तो ये बात डेफिनेटली बानी पीटीआई तक भी पहुँचेगी या पहुँच चुकी होगी। अब साहबजादा हामिद रजा साहब जब ये बात कह रहे हैं तो फिर कोई ऐसे जो कंप्रोमाइज्ड लोग होंगे डेफिनेटली उनको बाय नेम वो जानते भी होंगे, तो कोई इस पर एक्शन हो सकता है विद इन पार्टी खान साहब की तरफ से कि भाई इनको साइड लाइन करें, या ये कंप्रोमाइज लोग भी इस वक्त एसेट हैं, साथ चलते रहें? हाँ नहीं, बड़ा ये अहम सवाल है, मैं इस पर आता हूँ। इससे पहले मैं भूल गया कि पार्टी एक तो खान साहब भी चला रहे हैं, एक वो चला रहे हैं जेल से, जो चलानी भी चाहिए उन्हें, उनका क्रिज्मा है, वोट है। दूसरी पार्टी हम देखते हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब चला रहे हैं, तीसरी पार्टी सलमान अकरम राजा साहब चला रहे हैं, चौथी पार्टी सारे वकील मेरे भाई चला रहे हैं, 5वीं पार्टी बुशरा साहबा चला रही हैं।
अच्छा, छठी पार्टी फिर अली अमीन गंडापुर साहब भी चला रहे हैं। सातवीं जो हम देखते हैं जनाब के जुनैद अकबर साहब, बाकी दीगर वो भी चला रहे हैं। आठवीं जो है हमारे शेर अफजल मरवत साहब चला रहे हैं। पैरेलल 7-8 पार्टी मतलब पीटीए के अंदर 8 पैरेलल स्ट्रक्चर बने हुए हैं और वो चल रहे हैं। ये पार्टी यूनिक कॉम्बिनेशन है। यूनिक कहें, डेमोक्रेसी की ब्यूटी कहें कि पार्टी के अंदर इतनी सारी जमहूरियत है कि फ्री फॉर ऑल है, सारे चलाओ और हर की अपनी लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है, कि जिसकी वजह प्रॉब्लम हो रहा है। खैर, नो कमिंग टू द पॉइंट जो आपने अभी सवाल किया हामिद रजा साहब का, जी मैं बड़ी उनकी इज्जत करता हूँ हामिद रजा साहब की। वो साहब ज़ाहिर मुश्किलात देखिए, मुश्किल में खान साहब के साथ खड़े हैं, मुश्किल होता है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि ये कंप्रोमाइज्ड हैं, दे शुड डिफाइन इट। ठीक, कि व्हाट डू दे मीन बाई कंप्रोमाइज? रऊफ कंप्रोमाइज है जी, सुहेल कंप्रोमाइज, क्या मतलब क्या कंप्रोमाइज है? मतलब कि अब मैं उसके चाय की जगह मैं काफ़ी पी रहा हूँ, मैं कंप्रोमाइज़ कर रहा हूँ कि यार मैंने चाय पे कंप्रोमाइज़ कर, क्या मतलब कंप्रोमाइज? व्हाट डू दे मीन भाई? मतलब हमारे लिए ये चीज़ थोड़ी सी ये वेग छोड़ देते हैं, ये एम्बिग्विटी आ जाती है कि अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन कर लो। अच्छा, कल को पूछा जाए भाई साहब आपने मुझे कहा है, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि हामिद रजा साहब आपने मुझे कहा मैं कंप्रोमाइज्ड हूँ, उन्होंने कहा आपके बारे में कहा नहीं है, मैंने आपका नाम ही नहीं लिया। जरा आप जरा समझदारी देखें ना। हामिद रजा साहब के साथ मेरे बड़े अच्छे तल्लुक आते, जब मिलते हैं बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी मोहब्बत प्यार। लेकिन मतलब मुझे समझाएं कौन बंदा नाम ले भी, कौन कौन कंप्रोमाइज्ड है? कोई नाम आज तक कभी किसी ने लिया? अच्छा, ऐसे हम देखें फैसल वाडो साहब ने कभी नाम लिया किसी का? नो। शेर अफजल मरवत साहब ने कभी नाम? पार्टी पर तो थोड़ा पड़ जाता है उनकी स्ट्रेटजी, मैं इसी की तरफ आ रहा हूँ। जब आप किसी का नाम नहीं लेते तो पार्टी का इसका मतलब क्या है कि आप पार्टी को आपको आपस में लड़ाना चाहते हैं, कंफ्यूज करना चाहते हैं, खान साहब को करना चाहते हैं। तो मैं कोई मतलब और बात नहीं करना चाह रहा। या तो मतलब हामिद साहब जो हैं नाम दें, रऊफ ABCD सुहेल, ये कंप्रोमाइज़ है जी, मेरे पास सबूत हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, कंप्रोमाइज़ से इनकी क्या मुराद है? जनरल बात कर देंगे कि हर एक पे शक को, जितने लोग इनकी पार्टी के लोग बैठे, कितने 90 या 100 मेंबर है इनका, एक दूसरे को शक से दे, आप शक डाल देते हैं एक दूसरे को। मतलब लोग देख रहे हैं कि कौन है कंप्रोमाइज्ड है, मैं तो नहीं हूँ, मैं तो खान नहीं जी, आपका मैंने कब नाम लिया? लास्टली जब हामिद रजा साहब बात कहेंगे या कोई भी जब बात कहता है तो उसका मतलब क्या होता है? मैं इंटरप्रिटेशन कर दे, दे लीव इट टू अस कि हम जर्नलिस्ट हैं, हम बैठ के उनकी इस बयानात की इंटरप्रिटेशन करें। हम इनको बंदे ढूंढ के दें कि फलां फलां कंप्रोमाइज्ड है, हम नहीं बताएंगे। बिल्कुल ठीक है, आप बताएं। ये भट्टी साहब भारी पत्थर आप उठाएं, रऊफ साहब आप उठाएं भारी पत्थर, या हमारे भाई ये कैमरामैन खड़े आप उठाएं, आप हमें बताएं। हमें बस इतना पता है कोई है कंप्रोमाइज्ड हैं। सो आप पार्टी के रैंक्स में इससे मजीद अनरेस्ट पैदा करते हैं, एक दूसरे शकूक कराते हैं। और लास्टली इनका मतलब क्या होता है कि फौज के साथ मिले हुए हैं, यही है ना, ये डबल गेम मकसद इनका ये है, एजेंसी के साथ मिले हुए हैं। अच्छा, मतलब ये अगर फौज से मिले हुए हैं, सपोजली जस्ट नॉट डिस्कस अबाउट इट, एजेंसी से मिले, हुकूमत से, तो क्या कर रहे होंगे? व्हाट दे माइट बी डूइंग इट, दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश। ये हो सकता है ना कि भाई वो खान साहब को कहेंगे सर जी मेरी, जैसे वो कह रहे हैं, आजम स्वाति साहब कह रहे हैं, या बैरिस्टर साहब कह रहे हैं, या कुछ और लोग कह रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने भी कहा था कि जी मैं मिला हूँ, मैंने ये कोशिश की, 90% काम हो गया, बुला बुला। मतलब उन लोगों पे शक कर रहे हैं, वो फौज के साथ मिलकर क्या करेंगे? वो रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आप नहीं रास्ता निकालना चाहते हो, खान साहब नहीं निकालना चाहते, ना कर देंगे। अगर कोई उनको लगा कि ये मेरे खिलाफ मुझे पॉलिटिकली तौर पर सूट नहीं करते तो ही विल से नो। तो इसमें कंप्रोमाइज क्या होता है? मतलब मैं आपके बिहाफ पे, अगर आप मुश्किल में हैं, मेरे दोस्त हैं, छोटे भाई हैं, इफ आई टॉक टू समवन हायर अथॉरिटी के यार सोहेल मुश्किल में है, तो मुझे उस वक्त अगर कंप्रोमाइज होना चाहिए, नहीं मैं वो डट रहूंगा, सोहेल भाई आप बैठे रहे, आप मुझे मुश्किल में डट। बिल्कुल ठीक। ये जो बयान देना ना कि इस पे अपने लोगों पे शक करना कि कंप्रोमाइज पार्टी के लिए नुकसानदेह है, डेफिनेटली इससे मजीद पार्टी के अंदर यही मकसद होता है, यही मकसद होता है पार्टी को डैमेज करने के लिए। हर बंदा यही कहेगा पार्टी कंप्रोमाइज, भाई क्या करे, पार्टी इंसान है, बंदे हैं बेचारे, इनके भी घर हैं, फैमिली हैं, बिल्कुल ठीक, लेकिन स्पेस दें, रोजाना झगड़े फड्डे लड़ाइयां डांग सोटा, क्या करें? मतलब बिल्कुल ठीक है, लेकिन खान साहब शायद आपकी अप्रोच से मुत्तफिक है, वो कंप्रोमाइज्ड अरकान की मुतल्लिक स्टेटमेंट आने के बावजूद कोई भी कोई एक्शन नहीं करते। लेकिन इसके साथ खान साहब ये भी कहते हैं कि मैंने किसी से नहीं कहा कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करे, मुज़ाकरात करे, वो अपने तौर पर बात करना चाहता है तो करे। तो इसका मकसद क्या है? और उसके साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तमाम तर कोशिशों के बावजूद बानी PTI की रिहाई से मुतल्लिक या PTI के लिए मुश्किलात में कमी से मुतल्लिक अभी तक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू क्यों नहीं हो सका? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सैयद अली बुखारी साहब। बुखारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। बुखारी साहब, PTI के मामलात हर हफ्ते सुलझने के बजाय उलझते जा रहे हैं। जो मुज़ाकरात का मामला आगे बढ़ना था, बानी PTI कहते हैं मैंने तो किसी से नहीं कहा कि आप जाएं और एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करें। अगर कोई अपने तय बात करता है तो ठीक है, बात कर ले। दूसरी तरफ मुलाकातों के ऊपर भी हर हफ्ते हम देखते हैं कि डाला जेल के बाहर एक बहुत बड़ा एक मसला बनता है, उसके बाद कुछ की मुलाकात हो जाती है, कुछ की मुलाकात नहीं हो पाती।
इस वक्त ऑब्जेक्टिव या सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव मुलाकातों के ज़रिए से खान साहब को कन्विंस करना है, उनसे मुलाकात करके डायरेक्शन लेना है, या जो कोई राइट लेफ्ट जो कोशिश कर रहे हैं, बैरून मुल्क मुकीम कुछ पाकिस्तानी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, जिससे कोई किसी से रेलेवेंट स्टेक होल्डर से बातचीत करके दरमियानी रास्ता निकाला जा सके। इस वक्त प्रायोरिटी क्या है पीटीआई की, और ये पार्टी के अंदर जो एक कन्फ्यूजन और एक लड़ाई चल रही है, कैसे कम हो पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। देखें जी, ना कोई कन्फ्यूजन है और ना पार्टी के अंदर कोई लड़ाई है। मैंने एक दिन आपके प्रोग्राम में पहले भी इसको थॉरली एक्सप्लेन किया था, अब मैं इसको थोड़ा एक स्टेप आगे लेके जाता हूँ। देखें, बात यह है कि कन्फ्यूजन किस साइड पे है, पावर कॉरिडोर्स पे। कन्फ्यूजन अभी जो है आपकी चल रही है वो है गवर्नमेंट पे। अब आप मुझसे पूछें कैसे। जी। देखें, इमरान खान साहब तो जेल में है और उनकी अपील्स पेंडिंग है। हम लोग इलेक्शन जीत के बाहर बैठे हुए हैं फॉर्म 45 रख के। ना ट्रिब्यूनल चल रहा है, ना अदालतें चल रही हैं, ना तारीखें हो रही हैं। जो आपके ट्रायल केसेस 9 मई लगी होती थी, जो सुबह रात जपना शुरू करते थे गवर्नमेंट वाले, रात तक आते थे, 4 तो डेट्स हो रही हैं, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। इससे तो एक बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि कन्फ्यूजन, डर, खौफ तो हुकूमती कॉरिडोर में कि इमरान खान साहब से मिलने किसी को नहीं देना, और अगर मिलने भी देना है तो अपनी मर्जी से मिलने देना है, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे मिलने देना है। सो अगर आपका कोर्ट चल रही होती है ना, तो कोर्ट में ना आपको रोक सकते हैं ना मुझे रोक सकते हैं। जो कंसर्न वकील है उसने भी जाना है, जो कंसर्न मुल्ज़म है उसने भी जाना है, जज ने भी जाना है। पिछले 2 महीने से तो जज साहब गए नहीं। वैसे तो डेली डे टू डे हियरिंग होती थी वेडनेसडे और सैटरडे के दिन। जी। ना तारीखें तो हो रही है वहां बुखारी पर, साहब, गवर्नमेंट और ना जिनको मुलाकातें इजाजत हो रही हैं। देती है कि ये लोग मिल लें, फिर वो गवर्नमेंट के काबिल एतमाद लोग हैं, फिर पीटीआई का तो उसके साथ मिसट्रस्ट होगा ना देखिए, मैं इसको डेफिनेटली। ना ये मैं इसको कहता हूँ कि ये जो चीज़ है ना, जो आपने बात की, ये गवर्नमेंट के बातमाद हो या ना हो मुझे इसका नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि गवर्नमेंट इस तरीकाकार से एक कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि आज आपका प्रोग्राम ही इसके ऊपर हो रहा है। आपने मुझसे पहला क्वेश्चन ये किया है कि ये क्या हो रहा है, और मेरा वही जवाब है उसके अंदर कि भाई हमें मिलने नहीं दिया जा रहा फ्री एंड फेयर। हमें तो पता ही नहीं खान साहब की सेहत कैसी है, हमें तो ये नहीं पता कि ट्रायल चल रहा है कि नहीं चल रहा, हमें तो ये नहीं पता कि बीबी साहिबा 10.5 महीने, 12वां महीना हो गया अब तो, खैर 12 महीने से जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है। ये किसने बताना है हमें? ना अदलिया में जवाब दे रही है, अदलिया की औकात कोई नहीं रही, बेऔकाती हो चुकी है, बेतुकीरी हो चुकी है। वो आपके ऊपर जजेज हैं, वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। अगर आपका मैं क्राइटेरिया लूँ तो फिर तो सारे के सारे ही लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में लड़ रही है, ठीक है, और आपके जो जुडिशरी है वो आपस में लड़ रही है। तो ये तो सारी की सारी नहीं, पैदा की यहाँ तो किसने? मामला कुछ इस और है। अगर हुकूमत ने। गवर्नमेंट चाहती है कि सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट हो, तो फिर साहबजादा हमें रजा साहब ने कह दिया, जो लोग मिल के आते हैं उनके हवाले से उनकी ऑब्जर्वेशन है कि पीटीआई के अंदर कुछ लोग कंप्रोमाइज्ड हैं, फिर ये एक नया क्रिटिकल मामला देखिए, जन्म लेते हैं। ये कहना कि कोई बात नहीं जी। मैं कहता हूँ जो इतनी मारें खा चुके, मेरा अपना व्यू है, आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, कि जिन्होंने मारें खाई, जिन्होंने घर बार लुटाए, जिनको जेलें काटी, जिन्होंने सौतें बर्दाश्त की, यार वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होते। कॉम्प्रोमाइज जो होने होते हैं उनके कपड़ों की इस्त्री भी खराब नहीं होती और बैठ के बयान दे देते हैं, या एक फोन की मार होते हैं, या किसी के नहीं बर्दाश्त किया चला गया। जिन्होंने मारें खाई हैं, बर्दाश्त किया, वो लोग कॉम्प्रोमाइज इसका नहीं होते। कहना बड़ा आसान है, प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल है। तो आप कि ये हम लोगों ने आप इलेक्शन क्लैरिटी लड़ा, से कह हमें सकते हैं हमें जितने नहीं लोग पता। बानी पीटीआई से नहीं, मिलते हैं, बात ये है स्ट्रगल कि कर रहे हैं, उनमें से कोई कंप्रोमाइज बात नहीं यह है है। कि स्ट्रगल करने के ना अपने अपने अंदाज होते हैं। आपकी जो फाइटिंग टीम होती है ना, आपके एक फौज है, एक इदारा है, उसके अंदर एक, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, उसके अंदर एक होती है इन्फेंट्री, उसमें एक होती है आपकी जो है वो आर्मेड फोर्स, एक होती है अटर्ली। 3 ही फोर्सेज लड़ती हैं। वो पुराने वक्तों में ले जाओ ना अगर आपको, तो कहा जाता है कोई वो है जो घोड़े के साथ घोड़ा मारते हैं, कोई वो है जो जाके मैन टू मैन लड़ते हैं, और कोई पीछे से जो है वो गोलाबारी करते हैं। बाकी जो है उनको सप्लाई वाले भी होते हैं, बाकी चीजें भी होती हैं। तो सिमिलरली हैपनिंग इन आवर पार्टी और एनी पॉलिटिकल पार्टी। कोई होता है जो आप मुझे आप कहेंगे यार तुम दशनाम दराजी शुरू कर दो, मैं नहीं कर सकता हूँ। मुझे आपके गालियां गलूज देने शुरू कर दो, मैं नहीं कर सकता हूँ। मुझसे आपने क्वेश्चन पूछा, मैं उसको रेलिवेंटली एड्रेस कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे आप तो आप करें कि यार मैं जाके अब जो है वो चांद तोड़ के ले आऊंगा, नहीं, मैं अपनी कैपेसिटी में सब कुछ कर सकता हूँ। मैंने बिल्कुल डंडे ठीक। भी खाए, मैंने मारे भी खाई, मैंने जो है वो पर्चे भी भुगत रहा हूँ, मैं हर जगह जा रहा हूँ, मैं पीटीआई फेस हूँ, आई एम इन इट। अब बात आप कल मेरे ऊपर कहते हैं, इल्जाम लगाते हैं कि तुम अंदर चले गए थे, ऐसे नहीं होता ना, ठीक है, ये ठीक चीजें है, नहीं है। बिल्कुल। ये अब बुखार तीसरी चीज ये है कि जी, जी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जी। हम अभी भी इसी में फंसे हुए हैं। मुलाकात यार नहीं हुई तो मैंने आज कंटेम्प्ट डाल दी ना। आज हम सारे गए जज साहब के पास, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो उन्होंने कहा सर आपको तो कीरी नहीं हो रही, आपके ऑर्डर को कोई नहीं मानता, उठा के परे फेंक देते हैं। रोज हम जाते हैं, ये आपके ऑर्डर हम लेके जा रहे हैं, और ये तो इन्हें अदालतें लेके जा रहे हैं, 82 तो इन्हें अदालतें लगी हैं, आप अपनी इज्जत तो रख लें कम से कम। बिल्कुल ठीक तो है, इसमें हमने क्या गलत किया? उसने कहा जी फिर वहां बैठने के बजाय, वहां बैठ के धक्के खाने के बजाय जनाब की कोर्ट के बाहर बैठ जाते हैं फिर हम। बिल्कुल ठीक कि है। यार अच्छा कुछ तो बुखारी करो यार। साहब, आपके पास कुछ वक्त की आखिरी कम है, चीज ये है, अब आपकी अवेलेबिलिटी से मैं फ़ायदा उठाते हुए दो अहम क्वेश्चन रह गए, मैंने कहा आपसे पूछ लूँ। नवाज शरीफ साहब लंदन पहुंचे, पीटीआई ने हस्ब रवायत जो उनकी स्ट्रेंथ है वहाँ पर भरपूर एहतजाज किया, और ऑलरेडी आप बड़ी मुश्किलात में हैं। आप समझते हैं कि इस मौके के ऊपर जब आप
मसालहत करना चाहते हैं भले किसी के साथ किसी के तवस्सुत से भी, वहाँ पे उनको ऐसे टफ टाइम देना निवासी को, उनके वहाँ पर उनके खिलाफ नारेबाजी होना, एहतजाज करना, आपकी मुश्किलात में इजाफा होगा या इससे कुछ आपकी स्ट्रेंथ और बढ़ेगी? देखिए यार, नवाज शरीफ साहब का वहां पर जो हो रहा है वो तो उनके अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। वो जो इंसान जो बोता है ना बड़ी साहब, वही काटता है। आप गंदम बोएंगे, गंदम काटेंगे। आप मकई बोएंगे, मकई लेकिन हर काटेंगे। अवध दस्ते मियाँ में साहब पीटीआई के कारकुन पहली मौजूद दफा है। तो नहीं हुआ, मियाँ जी साहब के साथ पिछले 10 साल से यही कुछ हो रहा है। अब मियाँ साहब को आप कहेंगे यहाँ से 50 रुपए के स्टाम्प पेपर में बाहर चले गए, जाके 4 हफ्तों के लिए 4 साल लगा के आगे, तो लोग क्या इनको अप्रिशिएट करेंगे? क्या इनको सच्चा कहेंगे? क्या इनको सादक और अमीन कहेंगे? ऐसे तो नहीं है ना यार। वो उनके ऊपर एलिगेशन है, उनके ऊपर बहुत सी चीजें हैं जो पिछले 40 साल में 36.5 ईयर्स वो हैं जो डायरेक्टली पीपल्स पार्टी और नून ने जो है गवर्नमेंट की है। इसमें मैंने जवालक का दौर भी निकाल दिया, गो के मियाँ साहब उसमें भी सीएम भी थे और बहुत से ओहदों पे भी थे, मिनिस्टर भी रह चुके। और मैंने इसमें परवेज मुशर्रफ का दौर भी निकाल दिया। लेकिन 36.5 साल इन्होंने बहुत कुछ बीता हुआ ठीक, वहां पर, बिल्कुल इनके साथ ठीक, और इन्होंने किया हुआ। बिल्कुल अब ठीक। बात यह है यार कि किसी ने ये नहीं पूछा कि जो पूछने का क्वेश्चन है जी यार, सीसीआई का इजलास नहीं हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशनली 3 महीने में होना था। अब सर, आपने सवाल तो बहुत है, हमने 42% पूछना था। 42% मखसूस पानी नशिस्तों पर सेल में पीटीआई जाना था। खामोश है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर पीटीआई खामोश है, तो वो मामला भी ऐसे थे जो पार्टी को फेवर करते थे, लेकिन आई डोंट नो सब खामोश है इन मामला पर। नहीं, हम उसमें कर क्या सकते हैं? 26वीं अमेंडमेंट के बाद आपने छोड़ा ही कुछ नहीं है। हम उस पर खामोश बैठे रहें या हम उस पर चलाएं जो मर्जी कर लें, लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा को अगर आप नहीं हटा सकेंगे, जब तक नया नहीं आएगा तो वही बैठा रहेगा। तो यार ये तो कानून के साथ मौकरी बनाया हुआ है अच्छा, ना। लास्ट क्वेश्चन। बेसिकली तो आपको 1 साल बाद तो आपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया है इसको, जुनैद अकबर को। यार बिल्कुल कोई ठीक, तरीका कार है ऐसे बिल्कुल मामला होते हैं। बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, कहीं किसी फरीक के मबैन, किसी ग्रुप के मबैन को लड़ाई हो जाए, कोई दुश्मनी हो, कोई जंग हो जाए मुल्कों के मबैन, वो ख़त्म होती है मसालत से, ये माफ़ी से, इसके अलावा भी कोई और रास्ता होता है? देखिए, मसालियत जब होती है ना जी, तो वो सारे कॉर्नर से होती है। वो साइड बाय साइड नहीं होती, वो फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट होती है। वो तो होती है जेन्युइनली मसालियत। अब आप जो जेन्युइनली मसालियत करें तो उसके अंदर जो है वो ऑब्वियसली बराबरी की सतह पे होती है। और जो कसूरवार होता है, अगर वो बड़े दिल का हो तो वो कहता है हाँ जी हमारी गलती है, ठीक है ना, या हमसे गलत हुआ है। जब हम तो इनसे ठीक। गवर्नमेंट से क्या तो करें, ये इनको तो अपना सर्वाइवल ही नहीं नजर आता कि जिस दिन हमारी मसालियत होती है हम बाहर आते हैं। ये खुद इनके मिनिस्टर राना सनाउल्लाह जैसा सीनियर आदमी बैठे कहता है भाई वो बाहर आ जाए तो हम अंदर चले जाएंगे। यार जहाँ पर ये सोच वहाँ मसालतें नहीं होती ना बड्डी साहब। बिल्कुल ठीक उन्होंने है, हर चीज डिस्क्लोज कर दी 2 लफ्जों के अंदर। बिल्कुल ठीक है। अली बुखारी साहब, आपने वक्त दिया शॉर्ट नोटिस पर, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि वफाकी हुकूमत हो, पंजाब हुकूमत हो, किसानों को गंदम की सपोर्ट प्राइस देने को तो तैयार नहीं है, ताहम 15 अरब रुपए का एक फ़ंड मुख्तस किया गया है जिसके ज़रिए से किसानों को 5 लाख काश्तकारों को गंदम सपोर्ट फ़ंड के तहत रकम मिलेगी। क्या ये रकम किसानों के दुखों पर, किसानों के ज़ख्म पर मरहम रख पाएगी जब उनकी गंदम मतलूबा कीमत पर कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब के किसानों को सपोर्ट प्राइस गंदम की नहीं मिली, किसान परेशान है। इस वक्त गंदम की कटाई शुरू हो चुकी है। क्लास अब हर तरफ से किसान आवाज़ें उठा रहे थे, एहतजाज उन्होंने किया, पंजाब हुकूमत को जगाने की कोशिश की। हर तरफ से जवाब था कि आपको वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत की तरफ से सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगी, ओपन मार्केट ही आपकी गंदम खरीदेगी। लेकिन किसानों की मुश्किलात हैं, कहीं 2200 रुपये, कहीं 2400 रुपये के ऊपर फ़ीमन ख़रीदारी की बातें की जा रही हैं। किसान कहता है कि इसके अंदर उसकी रिकवरी नहीं होती जो उसकी लागत है, और आइंदा साल बड़ा ख़तरात है कि शायद इस बड़े पैमाने के ऊपर वो गंदम काश्त न करे। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने 15 रुपए के एक फ़ंड्स की मंजूरी दी है, और शहबाज साहब का कहना है कि नून लीग का मंशूर है कि किसान को उसकी मेहनत का पूरा मुआवजा मिले। 5.5 लाख काश्तकारों को 15 रुपए गंदम सपोर्ट फ़ंड के तहत देंगे। आप बयाना और फिक्स टैक्स के मद में भी छूट देंगे। किसानों को 4 माह तक मुफ्त गंदम स्टोरेज की फैसिलिटी देंगे ताकि उनको अच्छी कीमत मिल जाए। ये चंद इकदाम हैं, ये किसानों के दुखों पर को मरहम रख पाएंगे? आप भी ये रिपोर्ट करते हैं, मैं भी एग्रीकल्चर रिपोर्टिंग बड़ा अरसा मैंने की है कि 15 अरब रुपए, आपको पता है टोटल जब आप प्रोक्योरमेंट करते हैं इसके लिए कितने बिलियंस आपको चाहिए होते हैं? ये पीनट है, नॉर्वे तो 300-400 रुपए तक अरेंजमेंट करती है पाकिस्तान। ये 500 से 600 बिलियन, ये मैं अभी भी कम बता रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा जी। यू नीड 5 to 6 बिलियन रुपीज, 100 बिलियंस की बात कर रहा हूँ, टू प्रोक्योर वीट करने के लिए, और 15 अरब दे रहे हैं। ये ऊंट के मुंह में इसे वो क्या जीरा कहते हैं, ये वो भी नहीं आता। गंजी नहाएगी क्या नचोड़ी जी वाला हिसाब वाला हो गया भाई साहब। इससे बड़ा जोक हो ही नहीं सकता। इससे बेहतर तो मत करें। लास्ट ईयर इन्होंने क्या काम किया जो मैं मतलब रोना आता है। लास्ट ईयर आपके जो किसान थे अभी तक FIA के पर्चे उनके स्पेशल कोर्ट में भुगत रहे, पता है जिनको चंद बोरियां
ज़्यादा मतलब क्या है कि अगर आपको मिलनी थी, आपको 30 बोरियां मिलनी थी, इन्होंने कम ये बोरियां दी हैं पिछले साल। ये आसान करते हैं, फेवर करते हैं बहुत बड़ी। उस वक्त मरियम साहब ने ऐलान कर दिया, जो उन्होंने निगरान हुकूमतों का डिजास्टर आया तो किसी ने उनसे नहीं पूछा, लूटपाट करा के। वही बात है कि आपके लुट फुट के निकल गए सारे निगरान हुकूमतों में। जो स्कैंडल आया था गंदम का, जो आपने ब्रेक किया था, हमने साहब ने देखा, उसका किसी पे असर नहीं हुआ। उसके नतीजे में 500-600 रुपये पिछले साल किसान का नुकसान हुआ है। मरियम साहब ने उस वक्त कहा था, जनाब इन्होंने इसी तरीके का, आपको याद होगा उस वक्त भी कहा था कि जनाब के चले हम इतने 2-3 लाख मेरा ख्याल टन की बात हुई थी खरीद लें। जी बिल्कुल ऐसा। और फिर हर किसान को देनी थी 10-10, 20-20 बोरियां देते। अगर किसी किसान को 30 बोरियां मिल गई हैं तो भाई साहब उस पर पर्चा हो गया है, उस पर FIA ने उनको गिरफ्तारियां डाली हैं, उन पर जनाब चलान हुए हैं, उन्होंने जमानतें कराई हैं। जो बेचारे किसान जो हैं पूरी मेहनत करके, कैश क्रॉप है, जिन्होंने अपने बच्चों की शादियां करनी है, कि उन्होंने आड़ती के पैसे देने हैं, कि उन्होंने खाद के देने, तेल बीज के उधार सुधार, कोई शादी मर जी जो करना था। एक ही कैश क्रॉप है, 2-3 है ना आपकी कैश क्रॉप है, गंदम है या काटन है, आपका गन्ना जो है 6 महीने साल की क्रॉप जो आके बनती है, उस गंदम के लिए भी आपने उन पर पर्चे किए हुए हैं। वो भुगत रहे हैं अभी तक, साल हो गया है कि इनको जनाब आपने 10 बोरियां ज़्यादा क्यों दे दी हैं। अब आप फरमा रहे हैं जनाब कि हम इनको 15 बिलियन रुपए ये रख लें जनाब। लाहौर की आपको और 2-4 मोटरसाइकिल आपको चाहिए होंगे, कोई ग्रीन स्कीम आपको चाहिए होगी, कोई थोड़ी सी कोई परेड करनी होगी, कोई यहाँ पे कोई सलामियाँ देनी होगी लाहौर को। बहुत भाई लाहौर को ज़रूरत है। ये 15 रुपये आपने एहसान ठोके इन पे, एक फिर किसान लड़ेगा, फिर आप इनकी डिस्ट्रीब्यूशन डालेंगे, फिर इन पे FIA पे आप पर्चे करवाएंगे, इनको फिर घसीटेंगे। आप जरा तस्वुर करें, यही काम अगर एक गंदम के साथ अगर शुगर के साथ करते, एप्टमा के साथ करते, अगर यही काम ये इसका शुगर मिल एसोसिएशन के साथ करते, आप सोच सकते हैं क्या करते। हशर कर देते, इनका जीना हराम करके रख देते। सर जी सब पूरा मीडिया चीख रहा होता आपकी यहाँ पे इन्होंने हड़तालें की होती, मिलें बंद की हुई होनी थी, और हुकूमती वफद होते, मुलाकातें, भाग दौड़ इन्होंने मचाई होनी थी कि जनाब कि आपने 4000 रुपये से रेट 2000 रुपये कर दे। को थोड़ा सा भी आप लोगों में एहसास नहीं है यार, थोड़ी सी केयर भी नहीं है। आप जाके देखें तो सही, किस आपका जो हिसाब है कि यहाँ पे शहरों में आप जहन में रखें, यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोगों को जॉब्स मिल जाते हैं, तनख्वाहें हैं, पैसा है। जी बिल्कुल। आपने अर्बन का जो पैसा है, अर्बन का जो हम कमाते हैं यहाँ पे, यहाँ से पैसा देहातों को जाना चाहिए, ताकि वहाँ के 70% आबादी जो है वो जिंदा रहे और वहीं देहात में रहे। वो वहाँ से चल ना पड़ेगा, हम शहरों में जाएंगे और पैसे कमाएंगे। आप एक अपने डिस्ट्रिक्ट से चीज़ दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं भेज सकते। उस वक्त क्या कहते हैं, ये फूड सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी है। और भाई मेरे ये सारी चीज़ें हम किसानों के लिए हैं, बस फूड सिक्योरिटी भी हमने देनी है, नेशनल सिक्योरिटी भी हमने देनी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की किसी ने नहीं देखा। मतलब हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है, उस किसान की नहीं है, गरीब की नहीं है, औरतों की नहीं है, बच्चों की नहीं है। सारा दिन खेतों में खड़े, इस गर्मी का मौसम अभी शुरू हो गया, जाकर जरा गंदम काट के तो दिखाएं। आप लोग सारा मतलब तयन करेंगे, हमारी गंदम की कीमत भी आप मतलब वो कर रहे हैं, इसके बाद ट्रैक्टर की कीमत भी आप रखेंगे, GST भी लगाएंगे, खाद पे, बिजली पे, गैस पे, नेम एनीथिंग। वो भी शहरों में बैठे हुए बाबू अपनी मर्जी का रेट लगाएंगे। अगर वहाँ का किसान को चीज़ खरीदने जाता है शहर, वो रेट वहाँ का ताजर लगाएगा। अब आपने हुकूमत ने रेट लगा लेके 250 लेंगे हमने। भाई साहब ये इंपोर्ट की जो बात हो रही थी ना, ये अलहदा से फिर तैयारियां की जा रही हैं अगले साल से, फिर लंबे इंपोर्ट कराएं। और ये डॉलर जो बाहर से लेकर आते हैं पार्टियां होंगे और यहीं के आपके कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। सर आपने सबसे स्टोरी इन्वेस्टिगेट की हुई, आपको पता है कि कौन कौन कॉन्ट्रैक्टर थे जिनके जरिए पिछले साल निगरान हुकूमतों के दौर में ये गंदम मंगवा के किसानों को तबाह किया गया था। तो जनाब ये जो आपने 15 बिलियन रखा है, मेरी ये मशवरा है ये आप बिल्कुल ना दें, हमें गिरफ्तारियां ना करवाएं, क्योंकि इसके बाद फिर गिरफ्तारियां होंगी किसानों को। अभी तक FIA भुगत रहे हैं। जो लास्ट ईयर मरियम नवाज साहब ने हम पे बड़ा एहसान फरमाया था कि मैं आपको 1-2 लाख मतलब टन मजीद आपको दे देते हैं। आप ये 15 रुपया लाहौर में रखें, लाहौर को ज़रूरत होगी, वहीं पे कोई लश पश जो भी थोड़ा सा कोई अंडर पासिस पे करना है, कोई लाइनें बनानी है, ग्रीन, कोई काला, पीला, नीला, जो भी रंग, मैरून कलर में से मुझे पसंद है, 2-4 मैरून कलर की चीज़ें लगा लें, फल बूटे लगा लें, कोई वर्दियाँ बड़ी नई बनवा लें, ये पैसा उधर लगा लें, ये पैसा हमें ना दें। अगर आपने 15 बिलियन दिया, एक किसान आपस में लड़ेगा, एक दूसरे की गिरबाने फाड़ेगा, क्योंकि इनको वहाँ पे इनको बोरियां नहीं मिलनी, फिर किसी ने सिफारिश कर ली 10 ले लो, 5 ले लो, आपने फिर इन पे FIA के पर्चे ठोक देने से। मेहरबानी फरमाएं, ये पैसे अपने पास रखें, 15 रुपए लाहौर की ब्यूटिफिकेशन के काम। बिल्कुल ठीक, ये पैसा ब्यूटिफिकेशन पे लगाना चाहिए, लेकिन किसानों की ब्यूटिफिकेशन, किसानों की फसलों की ब्यूटी का ख्याल किसने करना है। नून लीग अगर वाकई अपने मंशूर पर कन्विंस्ड है और यकीन दिलाना चाहती है कि किसानों की मेहनत का मुआवजा अदा करेगी, तो उसके लिए ज़रूरी है जो आपकी एक्सपोर्ट प्राइस लास्ट ईयर मुकर्रर की जाती थी 3,500 से 4,000 रुपये फी मन हर सूरत होनी चाहिए। फौरी तौर के ऊपर पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट को इस प्रोक्योरमेंट से क्विट नहीं करना चाहिए, इंटरवीन करें मार्केट के अंदर और ग्रेजुअली कोई मार्केट का एक फेयर सिस्टम बनाए जिसके ज़रिए से किसानों को उनका मुआवजा हर सूरत मिल सके। बसूरत दीगर फिर एहतजाज भी होंगे और फिर अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो FIA के ज़रिए से उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। किसानों के साथ ये नहीं होना चाहिए। तो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं नाज़रीन।
पाक अफगान तल्लुकात के हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त सामने आ रही है। अफ़गानिस्तान जहाँ पर दहशतगर्दों के महफूज ठिकाने हैं, पाकिस्तान का अमन वहाँ से ख़राब हुआ, बहुत सी कार्रवाइयों के अंदर अफ़गानिस्तान के लोग इन्वॉल्व हुए, एस्टेब्लिश्ड हुए, गिरफ्तारियाँ हुई या मारे गए, तो उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने अफगान गवर्नमेंट को उनकी शनाख्त करवाई। लेकिन उसके साथ साथ एक सबसे बड़ा आलमी जो वहाँ पे है, जो आज लेटेस्ट एक रिपोर्ट सामने आई है आलमी मीडिया के थ्रू कि अक़वाम मुत्तहिदा ने वहाँ पर एक जो रिपोर्ट तैयार की, उसके मुताबिक तकरीबन 5 लाख ख़तरनाक अमरीकी हथियार वो दहशत गर्दों तक पहुँच चुके हैं, स्मगल हुए या फ़रोख्त कर दिए गए, जिनकी मालियत अरबों डॉलर है। और ये असला अब डेफिनेटली दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत सा ऐसा असला पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अंदर होने वाली कार्रवाइयों में भी इस्तेमाल हुआ, जो बाद में डिटेक्ट हुआ और अफ़गान हुकूमत के साथ हुकूमत पाकिस्तान ने एहतजाज किया। कला साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब कल जा रहे हैं अफ़गानिस्तान, साथ उनके हमरा एक वफ़द भी है, जहाँ पर वो अफ़गानिस्तान के अबूरी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे, अबूरी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे, और बड़ी तवक्कुआत वो बसते हैं कि पाक अफ़गान तल्लुकात को बेहतर बनाने और उसके साथ साथ जो दहशतगर्दों के महफूज पनाह गाहें हैं और जो वहाँ पर अमरीकी असला मौजूद था, जो मुख्तलिफ दहशतगर्दों के हाथ लग चुके, उस हवाले से बातचीत होगी। इसी दौरान हमने यहाँ जो अफ़गानिस्तान के शहरी यहाँ मुकीम थे, उनको यहाँ से बेदखल करने का सिलसिला भी शुरू किया हुआ है, और दोबारा वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला ने 30 अप्रैल की टाइम लाइन मुकर्रर की। उन्होंने कहा जी कि किसी सूरत यहाँ पर ये अब नहीं रह सकते। तो ये जो दौरा है, जो ट्रस्ट डेफिसिट है, उसको कुछ कम करने में और दहशतगर्दों की महफूज पनाहें ख़त्म करने के अंदर कोई हेल्पफुल रहेगा? बड़ा इसमें मुश्किल मेरा ख्याल है सूरत हाल में इसहाक़ डार साहब जो है ना दौरा कर रहे हैं काबुल का। इस वक्त जितने टेंस रिलेशनशिप हैं, शायद पहले इस तरीके के नहीं थे। दोनों रीजन आप खुद बता रहे हैं। एक तो ये है कि हमारे अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, हम ये कहते हैं कि TTP को उन्होंने अपनी सॉइल दी हुई है, जिसकी वजह से वो कर रहे हैं, जो कि तालिबान ने उस वक्त वादा भी किया था, जो यहाँ पे दोहा या एग्रीमेंट हुआ था अमेरिकन और हमारे साथ, कि आप अपनी सॉइल जो है किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, एंड दे कमिटेड एंड दे प्रॉमिस्ड। सो एक तो वो बड़ा मसला है जिस पे। दूसरी बात असले की, वेपन्स की है। मेरा ये ख्याल है, और साथ में अफ़गान महाजरीन जो है वो वापस जा रहे हैं। सो 3 बड़े इंतहाई ये सीरियस इशूज़ हैं। अगर तालिबान इनके खिलाफ ऑपरेशन करना भी चाहते हैं TTP के खिलाफ, उनको ख़तरा क्या है कि ये सारे TTP जो है दाइश को ज्वाइन कर लेगी। ये सबसे बड़ी थ्रेट उनके लिए है कि दाइश में चले जाएंगे और हमारे खिलाफ ये TTP जो इस वक्त हमारे कंट्रोल में है या हमारे साथ खड़ी हो, हमें कुछ नहीं कहती, ये जो उसके साथ दाइश के साथ मिल जाएगी और उनकी ताकत बढ़ जाएगी। उनको बैठे बैठे फाइटर मिल जाएंगे, हमारे खिलाफ हमारी हुकूमत डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। सो वो उनको ये खतरा, लिहाजा TTP वो हाथ नहीं डालेंगे। नंबर 1, हम कुछ भी कर लें, खुद हम कुछ कर सकें तो दैट्स अनदर थिंग। मुझे नहीं लगता तालिबान कुछ करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 सर, वेपन्स पे। वेपन्स आप जो है वो आपको कह सकते हैं भाई साहब ये वेपन जो है अमेरिकन का है, आप तो कोई पाकिस्तान तो नहीं छोड़ गया वहाँ पे। अमेरिकन जाने, हम जाने, वी विल डील विद देम। ओके। तो मुझे नहीं समझ आती इसहाक़ डार साहब जो है वो उनको कैसे कन्विंस करेंगे भाई साहब कि आप जो असला जो है ना $7 अरब का हमें दे दें, हमारे जरिए शिपमेंट हो जाएगी अमेरिका को। अमेरिका ने अगर उनसे लेने हैं वो खुद लेगा, और उनके पास थोड़ा सा लेवरेज भी है, क्योंकि इसका अफगानिस्तान के जो फंड्स हैं कुछ $1 बिलियन को फ्रीज किए हुए हैं, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। सो अगर वो डील मारते हैं कल को, हम आपके और भी रिसेंटली विजिट भी हुआ है डायरेक्टर CIA का अफगानिस्तान और उनको का, छोड़े भी हैं बातचीत- अमेरिकन शहरी भी 1-2 जो उनके पास हॉस्टेज छोड़े हैं। सो ये दूसरा भी इशू निकल गया इनके डोमेन से इसहाक़ डार साहब की, कि भाई साहब आपका तो लेना देने कुछ नहीं है, इट्स बिटवीन अस एंड अमेरिकन्स। ये दोनों चीज़ें। अब तीसरी चीज़ जो रह जाएगी वो है इनका अफ़गान महाजरीन वाला मसला जो है। इस पे तो उनको शिकायत है, हमें तो नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि जनाब आ रहे हैं, इनको संभालें। वो कहेंगे ना कि हमारे पे बर्डन डाल दिया, बोझ डाल दिया, फलां चीज़ें कर ली। सो मुझसे अगर पूछे, आई डोंट वांट टू साउंड कोई नेगेटिव, कि मैं कोई नेगेटिविटी करना चाह रहा। डेफिसिट कुछ कम हो सकेगा। ये 3 इश्यूज है, तीनों पे नहीं हो रहा ना। मैं जो आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, इन तीनों पे नहीं हो रहा कि हमने अपने उनका ट्रस्ट विन करने की कोशिश की थी कि हमने वहाँ पे अफ़गान महाजरीन को रखा हुआ था। अगर उनको रख के भी हमारी सरजमीन पे हमले हो रहे हैं उससे अफगानिस्तान से, तो फिर मतलब हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने सोचा होगा ना, फिर हमें क्या फ़ायदा, हमें कितने नफरों का सवाब मिल रहा है कि हमने इनको जहाँ पे उनका 10-20 लाख बंदा भी रखा हुआ है। वहाँ से लोग आते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं, वहाँ पे रहते हैं, आते हैं यहाँ पे हमारे बंदों के, हमारे फौजियों को, सिपाहियों को शहीद करते हैं, वापस चले जाते हैं और वो कहते हैं हम इनका कुछ कर रहे हैं। तो फिर हमने इनका क्या करना है? बिल्कुल ठीक। अफगान गवर्नमेंट को इस हवाले से देखना चाहिए, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अमन के लिए तवील कुर्बानियाँ दी, मुआशी और जानी कुर्बानियाँ दी, और उसके बाद वही अफ़गान शहरी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की वार कार्रवाइयों में मुलविस पाए जाते हैं। तो अफ़गान गवर्नमेंट को एक नादिर एक उनके लिए भी मौका है, जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वज़ीर ख़ारजा कल अफ़गानिस्तान जा रहे हैं, तो इस मसले को हल करने के लिए अपना किरदार अदा करें। अफ़गान सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल न होने दें, और एटलीस्ट जो पाकिस्तान के साथ जो एक एतमाद का फुकदान है उसको ख़त्म करने के अंदर अपना किरदार ज़रूर अदा करें। नाज़रीन, आज के लिए इतनी ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।